हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लूम। आज हम लोग ह्यूमन आई में आज ग्लास का प्रिज्म और उसका डिस्पर्जन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे, यानी कुछ फेनोमेनन जो हो रहे हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा टॉपिक जो है ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म में क्या है, जो एक प्रिज्म होती है, प्रिज्म है क्या, तो प्रिज्म एक होमोजीनस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। ट्रांसपेरेंट होमोजीनस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। क्या होता है प्रिज्म? होमोजीनस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है, यानी इससे लाइट को हम रिफ्रैक्ट करते हैं। टू नॉन पैरेलल सरफेस होते हैं जो जिससे रिफ्रैक्शन होता है, यानी अगर हम इस प्रिज्म को देखें तो एक सरफेस हमारा ये ऊपर वाला सरफेस नहीं, ये सरफेस अगर हम देखें तो ये एक आप रेक्टेंगुलर देख रहे होंगे पोर्शन बैक साइड में और एक इस साइड में, ये इन दोनों सरफेस पे रिफ्रैक्शन होता है। ये लाइट यहाँ से एंटर होगी और इस सरफेस पे आएगी, फिर यहाँ से बाहर आएगी। ये तो ये दो सरफेस होते हैं जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, यानी हम इनको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये वाला भी इधर रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगा। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, यहाँ से लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं। इंक्लाइंड एट सेम एंगल, सेम एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं, नॉट पैरेलल। क्या अगर हम कहें इनको, तो जो अपोजिट फेसेस होते हैं जिसपे ग्लास प्रिज्म में रिफ्रैक्शन होता है, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। नॉट पैरेलल टू वन अनदर, यानी ये दोनों सरफेस जो है, सरफेस मैंने पॉइंट दी ए और बी, ये दोनों सरफेस एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, बस एक सेम इंक्लाइन एंगल पे होते हैं, यानी इंक्लाइन एंगल जो इनका होता है सेम होता है। तो ये दो सरफेस हो जाते हैं। अगर बात की जाए इस एंगल को अगर हम नाम भी देते हैं तो हम कह सकते हैं ए एंगल हो जाएगा, ये एंगल ए। ठीक है, देखिए जैसे अब इसका हमने ये वाला पोर्शन उठाया, ये स्टार्टिंग का ये वाला प्रिज्म उठाया, हमने दिखाया देखने के लिए, ये लिया। अब इसको देखिए तो देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो एक यहाँ प्रिज्म लिया है बी डी सी, इसका हमने पूरा सरफेस लिया है, तो एक इंसिडेंट रे है पी क्यू। इंसिडेंट रे इस पे डाले हमने, एक इंसिडेंट रे आती है, ये प्रिज्म से होती है और इसका रिफ्रैक्शन होता है, बैंड होती है ये नॉर्मल से, कि नॉर्मल साइड में बैंड हो जाए। क्यों? ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, फिर ये यहाँ से वापस इमरजेंट रे हो जाएगी, ये इमरजेंट रे बन गई। अब देखिए जो इंसिडेंट रे हमने डाली थी, इसको रिफ्रैक्शन से पहले अगर हम देखें, इसको ऐसे जाना था स्ट्रेट अगर मान लो, और ये इमरजेंट जो निकली इसको हम बैक साइड में बनाए, पीछे की तरफ लेके जाए, तो ये जो डेल्टा एंगल है, यही इसका एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन, कि कितना डेविएशन हुआ है। एंगल ऑफ डेविएशन, तो कितने एंगल से ये डेविएट हुई है। तो अगर हम देखें कि जो प्रिज्म का एंगल है, मैंने बस सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं क्योंकि हम लोग क्विक रिवाइज कर रहे हैं, तो बहुत डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। जब कभी इसको डिटेल में पढ़ाएंगे तो हम लोग देखेंगे कैसे फॉर्मूले डेरिवेट हुए थे। तो जो रिफ्रैक्शन एंगल होता है R1 प्लस R2, ये हमारे प्रिज्म के एंगल के इक्वल होता है, और I1 प्लस I2 का रिलेशन डेल्टा प्लस ए होता है, यानी ये दोनों रिलेशन आप ध्यान रखना कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, यानी चलिए हम तो कॉन्सेप्ट समझे हैं, लेकिन इसके बाद हम देखें डिस्पर्जन होता कैसे है। तो ये इस तरह से होता है, जैसे क्या, एक प्रिज्म पे इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, ये इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया ये वाला, और जब लाइट की रेज इस पे एंटर करती है तो ये बैंड हो जाती है। अब रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो कुछ बैंड होगी, और बैंड होने पे जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है वो कम बैंड होती है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है वो सबसे ज्यादा बैंड हो जाएगी। तो हम इस बेसिस पे देखें तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? विप क्योर, यानी सबसे ज्यादा वायलेट हमारी बैंड हो रही है।
तो विबग्योर सबसे ज्यादा हमारी कौन सी बैंड हुई है, वायलेट। तो वायलेट इस तरह से ये बैंड होके यहाँ से निकलती है। तो जो एक कलर था लाइट का, व्हाइट कलर था, वो अपने सातों कलर में, 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाता है। इसी को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। तो प्रिज्म है, बीम ऑफ लाइट है, तो लीस्ट डेविएशन किस में हो रहा है, रेड में। रेड हमारा लीस्ट डेविएशन दे रहा है और मैक्सिमम डेविएशन वायलेट में, क्योंकि जो रेड है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। अगर रेड की वेवलेंथ की बात करें तो कितनी होती है, 7900 एंगस्ट्रॉम होती है, और वायलेट की बात की जाए तो ये होती है 4000 एंगस्ट्रॉम। सही है। तो ये वेवलेंथ की वजह से हमारा इसमें क्या डाइवर्जन हो गया अलग अलग। तो जो प्रिज्म में लाइट थी, यानी वो जो व्हाइट लाइट था, उसको अपने सातों कलर्स में उसने डिवाइड कर दिया, डिस्पर्स कर दिया। तो इस डिस्पर्सन की वजह से नेचर में कुछ एक फेनोमेना में देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं रेनबो। तो चलिए रेनबो को हम देखते हैं। 1 मिनट पहले हम लोग समझ लेते हैं रेनबो में क्या हो रहा है। ये डायग्राम से देखिए, जब सन की लाइट है और ये लाइट चली से, तो बहुत सारी कंडीशन होती होंगी, लेकिन ये जो एक वाटर की ड्रॉप है, वाटर ड्रॉपलेट है, इस पे जब लाइट पड़ती है तो एक प्रिज्म की तरह बिहेवियर करने लगती है। इसमें रेड कलर है, मैं ग्रीन ले लेता हूँ। ये प्रिज्म की तरह बिहेव करने लगती है। तो क्या हुआ, जब व्हाइट लाइट एंटर करी इसमें, तो एंटर करने पे इसमें रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्रैक्शन के साथ में इसमें डिस्पर्सन हो गया। क्यों? क्योंकि रेड लाइट और वायलेट लाइट हमने दो ले ली, तो रेड लाइट का डेविएशन कम हुआ, वायलेट का ज्यादा हुआ, तो ये इस पे रिफ्रैक्ट कर गई, तो ये अलग अलग डिवाइड हो गया इसमें। अब यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है इस पॉइंट पे, फिर यहाँ पे क्या हुआ, रेड का रिफ्लेक्शन होता है, इधर वायलेट का रिफ्लेक्शन होता है। अब एक बार फिर से रिफ्रैक्शन होता है, तो रेड और वायलेट बाहर आ जाती है, और हम यहाँ पे देख रहे होते हैं, मान लो ये हमारे आई से पड़ी आके, तो हमें क्या होता है, सातों कलर ये दिखाई देते हैं। तो जब भी रेनी सीजन होता है, तो बारिश के बाद में आप देखेंगे कि कुछ ड्रॉपलेट्स आते हैं, तो हमें स्काई में जो होता है इंद्रधनुष, यानी रेनबो, जिसको हम कहेंगे हिंदी में इंद्रधनुष कहते हैं हम लोग, तो वो हमें बनता हुआ दिखाई देता है। तो यही रेनबो में सातों कलर में अलग अलग दिखाई देते हैं, जिसको हम कहते हैं विबग्योर। तो इसमें होता क्या है, तो 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन कितने टाइम हो रहा है, 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन, 1 टाइम इंटरनली रिफ्लेक्शन, यानी जो ड्रॉपलेट है, जैसे मैंने यहाँ देखी या यहाँ भी देख ले, ये यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो इंटरनली रिफ्लेक्शन होता है। और 2 टाइम रिफ्रैक्शन, यानी फर्स्ट यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, सेकेंड यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, और ये 1 टाइम यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जो इसमें कलर बनते हैं, तो ऊपर साइड अगर हम रेनबो देखें तो उसमें अपर रेड कलर होता है, और लोअर की बात करें तो वायलेट कलर बनेगा। तो इस तरह से हमारा रेनबो बनता है। फिर अगर हम देखें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्या देखते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज, जिसकी डेंसिटीज अलग अलग होती है। तो कहीं पे रेयर है, कहीं पे डेंसर है, अलग अलग फेनोमेना बनना है उसके। तो इस वजह से कुछ फेनोमेना होते हैं नेचर में, कब होते हैं, जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज टेक प्लेस, यानी जो लाइट की रेज आ रही है और हमारे एटमॉस्फेयर में जब एंटर करती है, तो अलग अलग डेंसिटीज यानी ऑप्टिकल डेंसिटीज होती है, जिसकी वजह से उसमें रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन की वजह से कुछ नेचुरल फेनोमेनाज होते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये मैंने पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं, आपके एनसीईआरटी में जिस तरह से दिए थे उस तरह से। तो ये आप ध्यान रखें कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किसकी वजह से हो रहा है, द स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर, यानी स्टार्स जो होते हैं उससे हायर दिखते हैं जितने वो हो। और एडवांस सनराइज एंड डिलेज सनसेट, ये कुछ पॉइंट है जिसको इसकी वजह से हो रहे हैं। जैसे अगर हम देखें ये, अब जैसे ये स्टार सीम्स हायर, क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये हम आई यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, इससे लाइट चली स्टार से, या एक्चुअल स्टार हमारा ये एक्चुअल पोजीशन, अब स्टार के हम लेके चलते हैं, ये एक्चुअल पोजीशन है और यहाँ से लाइट आ रही है। अब ये रिफ्रैक्शन की वजह से कुछ बैंड हो गई, जाना इसको सीधा था, लेकिन ये कुछ बैंड हुई, और बैंड होने की वजह से ये हमारी आंख पे आके गिरती है यहाँ पे लाइट की रेज। अब हम आंख के तो बैंड करेंगे नहीं है, हमारा लग रहा है कि ये व्यू यहाँ से आ रहा है, तो ये बनना है यहाँ पे, तो हमारी ये पोजीशन चेंज हो गई। अब जितना ये है उससे ज्यादा हमें ये दिखाई दे रहा है, तो वही है कि बेंडिंग ऑफ स्टार्स लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। किस वजह से हो रहा है, तो इंक्रीजिंग ऑप्टिकल डेंसिटी, इंक्रीजिंग
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों इंक्रीजिंग, क्योंकि देखिए स्टार हमारा है तो जहां पे है वहां से वैक्यूम भी है और फिर जब हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तो ये मीडियम कैसा हो जाता है, डेंसर हो जाता है। तो इस वजह से उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा होता है और रिफ्रैक्शन की वजह से हमें क्या कि जितनी पोजीशन पे स्टार है उससे थोड़ा हायर दिखाई देता है। तो ये कुछ फेनोमेना हो रहा है, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है तो रिफ्रैक्शन की वजह से कहीं पे लाइट ज्यादा आ रही कहीं पे कम आ रही है तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये जैसे सपोज ये स्टार है इस तरह से मूव होते हुए दिख रहा है तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ट्विंकल कर रहा है, तो ये हमें दिखाई देते हैं। तो ये कुछ फेनोमेना है जो आपको ध्यान रखने की एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या चेंज हो रहे हैं। फिर एक हमारा पॉइंट आ जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है, थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन, यानी जो भी लाइट हो उसको अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर कर देना, फैला देना, उसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसकी वजह से हो क्या रहा है, तो जो स्काई का कलर है वो ब्लू दिखाई देता है, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया तो इसको हम अलग से भी समझेंगे। और सनसेट या सनराइज के टाइम पे हम देखें तो जो स्काई कलर होता है यानी जहाँ सन हो रहा होता है वहां पे रेड दिखाई देता है, रेड पोर्शन ज्यादा स्कैटर हो रहा होता है। ये तो ये दो फेनोमेनन है जो हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। स्काई का ब्लू कलर किस वजह से, ये भी हम लोग आगे देखते हैं। फिर अगला जो पॉइंट आता है वो है टिंडल इफेक्ट। ये क्या होता है टिंडल इफेक्ट, तो मैंने यहाँ शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। क्या कह रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन इट्स पाथ, यानी जब कोई लाइट चल रही होती है और उसके पाथ बीच में पाथ आ जाता है तो वो स्कैटर हो जाती है। जैसे हम यहाँ पे देखें जैसे सन की लाइट यहाँ ट्री से आ रही है, प्लेट से की वजह से ये बन रही है तो मतलब सन से लाइट आ रही है, अब ये बीच में ट्री आ गए कैनोपी इनके बन रहा है तो यहाँ से क्या है लाइट की रेज हमें आती हुई दिखाई दे रही है, ये स्कैटर हो रही है जिस वजह से हमें ये दिख रही है। कभी ऐसे घर में भी होता है वेंटिलेटर के पास से जब कहीं छोटा सा होल वगैरह हो वहां से लाइट आ रही हो तो हमें उसकी रेज आती हुई दिखती है, तो ये इफेक्ट इसका टिंडल इफेक्ट कहलाता है। क्या है, वेरी फाइन पार्टिकल्स हैं और लार्ज साइज के पार्टिकल हैं। अगर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है और बहुत लार्ज साइज के भी पार्टिकल्स है तो क्या होता है, जब बहुत वेरी फाइन पार्टिकल्स है छोटे छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं तो स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। तो ये किस लाइट को स्कैटर करते हैं, ब्लू लाइट को। क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। विब ग्योर में अगर हम देखें तो जो VIB है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब ब्लू में ही है तो इनका स्कैटर सबसे ज्यादा होता है। कब, जब पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स। और यही जब पार्टिकल्स लार्ज हो जाते हैं, लार्ज साइज हो जाते हैं तो ये स्कैटर लॉन्गर वेवलेंथ को स्कैटर कर देते हैं। तो लॉन्गर वेवलेंथ हमारी जैसे रेड है, ऑरेंज है, इस तरह से इनको स्कैटर करते हैं। तो अब हमारा जो फेनोमेना ऊपर हमने देखा था ये वाला द स्काई इज ब्लू, तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया है। जब ये हो जाएंगे सीरीज क्विक रिवीजन वाली तब हम लोग इस फिजिक्स के ये चैप्टर्स है जो इनको डिटेल में पढ़ेंगे पॉइंट वाइज कि कैसे डेरिवेशन हो रहा है, इन सबको अच्छे से हम लोग समझेंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि आगे बढ़ सके। फिर व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, यानी स्काई है जो अगर हमारा ये इस तरह से तो इसका कलर ये ब्लू क्यों है, ये हम लोग समझते हैं। देखिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर में और अदर फाइन पार्टिकल्स, यानी एयर है उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ और पार्टिकल्स होंगे इन द एटमॉस्फेयर में हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, यानी जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ है, विजिबल लाइट हमारी कितनी है, तो यही जो 7 कलर हमारे हैं तो इनकी वेवलेंथ अगर हम रफली आइडिया लगाएं तो 4000 टू 8000 एंगस्ट्रॉम तक दे सकते हैं। तो ये विजिबल लाइट का है वेवलेंथ। तो इस वेवलेंथ के क्या है, स्मॉलर साइज होते हैं। अब हमने बताया कि अगर स्मॉलर साइज है तो स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, तो शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर मोर। बस ये ध्यान रखना है कि जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो ज्यादा स्कैटर करेगी। अब बात यहाँ आती है रेड की जो वेवलेंथ होती है 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू। अब देखिए आप ये जो रेड वेवलेंथ है उसकी 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन है ब्लू की। तो ब्लू की वेवलेंथ कितनी कम हो गई, कि रेड की कितनी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा कौन स्कैटर होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइज कैसा है, स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स, तो ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर होगी, ब्लू लाइट स्कैटर मोर। और जब ब्लू लाइट स्कैटर ज्यादा होगी तो हमें स्काई कलर कैसा दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा। और ऐसे ही अगर हम बात करें हमारा सनसेट और सनराइज के टाइम पे ये रेड क्यों दिखाई देता है, तो सेम यही रीजन है कि उस टाइम पे क्या होता है कि उसमें पार्टिकल्स बड़े होते हैं और वो रेड लाइट को ज्यादा स्कैटर कर देते हैं। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि जो ये कुछ फेनोमेना हो रहे थे जैसे ग्लास प्रिज्म का, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रेनबो में बस ये पॉइंट ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन हो रहा है
वन टाइम इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो टू टाइम रिफ्लेक्शन, वन टाइम रिफ्लेक्शन, और अपर कलर रेड और लोअर वायलेट कलर होता है व्हाइट लाइट का। ठीक है, फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में हमने देखा कि फेनोमेनन कुछ नेचर में जो हो रहे हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने। और एक पॉइंट और ये ध्यान रखना कि जो स्टार्स होते हैं ये ट्विंकल करते दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ प्लैनेट्स है ये ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखने वाले हैं कि स्टार्स हमें ट्विंकल क्यों करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट, तो ये हमने सारे पॉइंट देख लिए। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब हमारा ये ह्यूमन आई वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अगला जो हमारी क्विक रिवीजन की हम समरी डालेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी वाले पे डालेंगे। तो आप लोग ये 10th क्लास स्टूडेंट जितने भी हैं, ये बोर्ड एग्जाम से पहले इनको एक दो बार रिवाइज और कर लिया अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आज इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक यू।